गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसी में आगे बढ़ते हैं। और जो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर जो अध्याय नंबर 9 है। और अध्याय का नाम आपको पता ही बच्चों क्या है, एंजाइम, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसी को आगे धीरे धीरे अपन जैसे भी समय मिले उस हिसाब से पढ़ते हैं। एंजाइम, एंजाइम के अंदर क्या क्या पढ़ा है बच्चों अपन ने, आपको पता होगा। एंजाइम की परिभाषा पढ़ी अच्छे से, एंजाइम के जो इतिहास होता है वो पढ़ी, और जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, जो करंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंदर जो अपन ने अध्ययन किया वो अध्ययन किया था एंजाइम की संरचना के बारे में। तो प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर जो अपन ने अध्ययन किया वो अध्ययन किया था आपके एंजाइम की संरचना के बारे में। और एंजाइम की संरचना के बारे में क्या क्या मोटी मोटी बातें वापस अपन कर लेते हैं। तो पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी एंजाइम की संरचना। ठीक है, एंजाइम की संरचना के बारे में बात की थी। और एंजाइम की संरचना के बारे में बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कि अपन ने बात की थी एंजाइम की जो संरचना होती है मुख्य रूप से प्रोटीन से बने हुए एंजाइम होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं एप्रोटीन, जैसे राइबोजाइम है। और अधिकांश एंजाइम होते हैं प्रोटीन के साथ साथ में क्या होता है, एप्रोटीन भी भाग भी पाया जाता है। जो प्रोटीन भाग होता है और एप्रोटीन भाग मिलकर जो एंजाइम बनते हैं उनको होलो एंजाइम, पूर्ण एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम कहते हैं। ये अपने जो प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर थे उसके अंदर अपन ने, जो करंट वीडियो लेक्चर उसके अंदर डिस्कस किया था। इसके बाद अपन ने बात करी थी जो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग होता है, ये एंजाइम है, ठीक है, ये इसका प्रोटीन भाग होता है। और ये जो होता है इससे जुड़ा हुआ होता है एप्रोटीन भाग होता है। अधिकांश एंजाइम की बात की थी एप्रोटीन भाग होता है। प्रोटीन भाग को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोला था। और एप्रोटीन भाग होता है उसको क्या बोला था बच्चों, आपको है ना, सहकारक बोला था, कोफैक्टर बोला था, ठीक है, सहकारक बोला था। तो ये अपने ये इसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम है, संपूर्ण एंजाइम है, पूर्ण एंजाइम बोलते हैं। तो इस प्रकार की संरचना के बारे में जो अपने वीडियो के बारे में जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर उसके अंदर डिस्कस किया था उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वापस बता रहा हूँ, ठीक है। फिर प्रोटीन की बात करें, सहकारक होते हैं, जो एप्रोटीन भाग होते हैं जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जो भाग होता है, ठीक है, एक जो भाग होता है, ठीक है, एक जो भाग होता है वो क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, सहकारक को प्रोस्थेटिक ग्रुप कब बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप तब बोलेंगे जब ये जो एप्रोटीन भाग है प्रोटीन से बहुत ही दृढ़ता से जुड़ा होता है, इसको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। जब यहाँ सहकारक की जो टर्म्स यूज की जाएगी वो क्या होगी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप एग्जाम्पल क्या है, साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, ठीक है, ये फ्लेवोप्रोटीन। अब बात करते हैं दूसरी जो बात करते हैं, ठीक है, दूसरी जो बात करते हैं वो सह एंजाइम, सह एंजाइम की बात करते हैं। तो सह एंजाइम का मतलब क्या होता है, जब ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ, ठीक है, प्रोटीन से जुड़ा जो एप्रोटीन भाग है, प्रोटीन से जुड़ा हुआ एप्रोटीन भाग होता है, इतनी दृढ़ता से नहीं जुड़ा होता, दृढ़ता से नहीं जुड़ा होता या मतलब ढीले ढाले तरीके से जुड़ा होता है, इसको आसानी से पृथक किया जाता है इससे। तब वहां पर जो इसके सह कार्य के लिए जो टर्म्स या शब्द यूज किया जाता है वो सह एंजाइम यूज किया जाएगा। सह एंजाइम के अपन एग्जाम्पल बच्चों क्या क्या पढ़े थे, NAD पढ़ा था, NADP पढ़ा था, FAD पढ़ा था और कोएंजाइम A पढ़ा था। फिर जो तीसरी टर्म्स यहाँ पे आती थी वो आती थी सक्रियक, जिसको एक्टिवेटर बोलते हैं, ठीक है, एक्टिवेटर बोलते हैं, सक्रियक। एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पर ये जो एप्रोटीन भाग है यदि कोई अकार्बनिक धातु होती है, मेटल होती है, तो इसके लिए सहकार्य के लिए जहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाएगा वो क्या होगा, सक्रियक यूज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जाएगा वो क्या, सक्रियक यूज किया जाएगा। और ये सक्रिय का एग्जाम्पल क्या था, Fe। तो इस प्रकार से जो अपन प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। इसके बाद एक जो लाइन इसमें रह गई थी वो रह गई थी कि जो सह एंजाइम है, सह एंजाइम
मतलब क्या होता है, ये होलो एंजाइम है। और होलो एंजाइम मतलब क्या है, होलो एंजाइम के कब कहेंगे, जब प्रोटीन और प्रोटीन भाग होते हैं। और अप्रोटीन भाग यदि सह एंजाइम होता है, तो सह एंजाइम मतलब बात करें होलो एंजाइम, जो सह एंजाइम है, सह एंजाइम को डायलिसिस टेक्निक के द्वारा डायलिसिस टेक्निक के द्वारा अलग किया जा सकता है। डायलिसिस टेक्निक के द्वारा अलग किया जा सकता है किसको, सह एंजाइम। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कि सह एंजाइम में क्या पृथक किया जा सकता है। अपने बात की थी कि ढीली तरीके से जुड़ा होता है, इसको पृथक किया जा सकता है किस टेक्निक से, डायलिसिस टेक्निक के द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं एपो एंजाइम क्या होता है बच्चों। इसके बाद अपन बात करते हैं, जो आज का जो वीडियो लेक्चर जो कल के में छूट गए तो वो बात करेंगे एपो एंजाइम क्या होता है। एपो एंजाइम ठीक है, एपो एंजाइम की बात करते हैं। तो एपो एंजाइम की बात करें तो एपो एंजाइम देखो किस प्रकार से होगा। एपो एंजाइम की बात करें बच्चों, तो एपो एंजाइम देखो क्या होता है, किस प्रकार से होता है एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम मतलब क्या, अपन ने आपको भी पढ़ा था कि प्रोटीन के अंदर, होलो एंजाइम के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो प्रोटीन भाग होता है, ठीक है, एक प्रोटीन भाग होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। और दूसरा अप्रोटीन भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, सहकारक बोलते हैं, ठीक है। सहकारक तीन प्रकार के जैसे अपने बात की थी वो होते हैं। तो यहाँ पर एपो एंजाइम का मतलब क्या होता है, एपो एंजाइम, एंजाइम ये पूरा एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम का विशिष्ट स्थल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का विशिष्ट स्थल होता है। सबसे पहले बात करें, विशिष्ट स्थल होता है, विशिष्ट स्थल होता है पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर करें, जैसे अपन बुक के हिसाब से बात करें तो दूसरी बात क्या आ जाएगी यहाँ पर कि विशिष्ट स्थल है। और जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम में जो प्रोटीन होते हैं, जो एंजाइम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और भिन्न भिन्न एंजाइम में जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन की लंबाई तथा अमीनो अम्लों का क्रम विशिष्ट होता है। देखो इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि अपन एपो एंजाइम की बात करें तो ये क्या होते हैं, विशिष्ट स्थल होते हैं जो एंजाइम पर पाए जाते हैं। पहली बात तो यहाँ तक क्लियर होगी, आगे और इसमें कुछ बात ऐड करेंगे जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये एपो एंजाइम की बात करें, एपो एंजाइम क्या होते हैं, विशिष्ट स्थल होते हैं, एंजाइम की सतह पर विशिष्ट स्थल होते हैं। एंजाइम की सतह होती है, इसके ऊपर क्या होते हैं, विशिष्ट स्थल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात अपन ने बात करी यहाँ पर, दूसरी बात की बात करें तो दूसरी बात जो अपन ने की है वो मैंने बताई, एंजाइम में जो प्रोटीन, एंजाइम किससे बनते हैं आपको पता है, प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन इज नेचर, प्रोटीन की प्रकृति की, वे कार्बनिक पदार्थ, जैसे परिभाषा में बात की थी। तो एंजाइम किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन की बात करें जो भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम है, तो एंजाइमों की जो प्रोटीन की जो लंबाई है, ठीक है, एंजाइमों में प्रोटीन की जो लंबाई होती है वो अलग अलग हो सकती है। और आपको पता है प्रोटीन किससे बनते हैं, एमिनो अम्लों के क्रम से जुड़ने से बनते हैं। तो इनका एमिनो अम्लों का जो क्रम है जुड़ने का, वो भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन है, उनमें जो क्रम हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये चीजें इसमें ये बात है। फिर क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं कोलाइडी होते हैं, ठीक है, एंजाइम जो होते हैं कोलॉइडी होते हैं। कोलॉइडी का मतलब क्या होता है, एंजाइम का मतलब बच्चों, कोलॉइडी होने का मतलब क्या है कि एंजाइम, कोलॉइड क्या है, कोलॉइड पदार्थ की चौथी अवस्था है। जैसे सॉलिड, गैस और लिक्विड दर वो जो अवस्था होती है, चौथी अवस्था कोलॉइड होती है। कोलॉइड का मतलब होता है जेल प्रकार की, जो न तो ठोस होती है न तरल होती है, उनके बीच की जो अवस्था होती है कोलॉइड। मतलब क्या होता है, लसलसी प्रकार की, है ना। तो अपन बात करते हैं प्रोटीन की प्रकृति कोलॉइडी होती है, जो एंजाइम की प्रकृति किस प्रकार की होती है, कोलॉइडी, ठीक है। तो प्रकृति किस प्रकार की होगी, कोलॉइडी। अपन एपो एंजाइम में सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं।
मैंने बताया कि एपोएंजाइम क्या होता है, एंजाइम की सतह पर पाया जाना विशिष्ट स्थल होता है। फिर अपन को पता है कि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन प्रोटीन जो होते हैं इनके अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनकी लंबाई होती है, उनके अंदर जो क्रम होता है अमीनो एसिड का वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये होती है। इसके बाद क्या होते हैं, मैंने बताया कि जो एंजाइम होते हैं कोलोइडी प्रकृति के होते हैं, और कोलोइडी प्रकृति के होने का मतलब होता है लस लस सा, जैसे अपने सर पे इस छोड़ दे फैल जाएगा। जैसे आपने वो जेली देखी होगी, एक वो जेल सी आती है, ठीक है, जैसे गेंद सी आती है, वो लस लस सी जेल सी, उस प्रकार की प्रकृति होते हैं। तो उससे क्या होता है, इनका वर्त सतह मिलता है या वर्त क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, क्रिया कार्य के लिए, क्योंकि क्रिया कार्य यहाँ पे आके जुड़ेगा, इससे क्या होता है, फैल जाते हैं। तो फैलने से क्या होता है, इनका जो फैलाव क्षेत्र होता है वो ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, जो क्रिया कार्य के लिए सतह क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा मिलता है। इससे क्या होता है, कोलाइडी प्रकृति से क्या होता है, जो सतह क्षेत्रफल होता है पर ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि घूम फिर के कि अपन बात करते हैं कि जो एंजाइम होते हैं, जो एपो एंजाइम होते हैं, एंजाइम जैसे होलो एंजाइम बात करते हैं, होलो एंजाइम दो भाग पाए जाते हैं, एक तो होता है एपो एंजाइम और दूसरा होता है सहकारक। तो एपो एंजाइम होता है उसके ऊपर विशिष्ट स्थल पाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, विशिष्ट स्थल पाया जाता है। एपोएंजाइम की सतह पर एक विशिष्ट स्थल पाया जाता है। अपन बात कर रहे हैं एपोएंजाइम की, तो एपोएंजाइम के अंदर चल देते हैं सारी चीजें, एंजाइम विशिष्ट स्थल पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम के ऊपर प्रोटीन से बने होते हैं और लंबाई और अमीनो अम्ल का विशिष्ट होता है, और एंजाइम कोलोइडी प्रकृति के होते हैं, इसलिए कहते हैं सरफेस सतह, जो सतही क्षेत्रफल ज्यादा होता है। अब मैं बता रहा हूँ कि एंजाइम की बात करें तो एंजाइम के अंदर क्या होता है, विशिष्ट स्थल पाया जाता है। एंजाइम की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, विशिष्ट स्थल पाया जाता है ये। ठीक है, विशेष, इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय स्थल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय स्थल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, एंजाइम की सतह पर या एंजाइम की सतह पर विशेष रूप से बात करें तो एपो एंजाइम की सतह पर विशिष्ट स्थल पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय स्थल बोलते हैं। और इस सक्रिय स्थल पर ही आकर जो क्रियाकारक है, ठीक है, उसका आधारी जो भाग होता है वो यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, बात करते से अपन बात करते हैं आधारी अभिकारक जो होता है वो जो अभिक्रिया करता है। ठीक है, इन्हीं सक्रिय स्थलों पर आकर, इन्हीं सक्रिय स्थलों पर जो ठीक है, जो क्रियाकारक होगा या अभिकारक होगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है जो आधारी अभिकारक होगा वो इन्हीं सक्रिय स्थलों पर आकर जुड़ता है, यहाँ पे आके जुड़ता है और अभिक्रिया को जो होता है सुगमता से तीव्र गति से संपन्न कराने में मदद करता है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर मैंने एक तो आपको एंजाइम की जो स्ट्रक्चर उसके बाद वापस रिवाइज कराया था, उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें एक जो लाइन रह गई थी वो डायलिसिस वाली, जो मतलब होलो एंजाइम सहकार को डायलिसिस तकनीक से पृथक किया जा सकता है। उसके बाद मैंने बात बताई कि जो एंजाइम है, ठीक है, तो एक यहाँ पर जैसे अपन बात करते हैं एपो एंजाइम, जैसे अपन होलो एंजाइम की बात करते हैं, तो जैसे होलो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम, ठीक है, होलो एंजाइम की बात करें तो होलो एंजाइम क्या होगा, प्रोटीन भाग होगा, प्रोटीन प्लस है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, और इसको क्या बोलते हैं, सहकारक। ठीक है, तो इस प्रकार से होलो एंजाइम की जो अपने एक ये लाइन लिखें, ठीक है, इस प्रकार है। तो ये सही है, देखो ये चीज ठीक है, ये होगी। इसके बाद अपन ने एपो एंजाइम के बारे में बात करी, तो एपो एंजाइम क्या होता है, किस प्रकार से होता है, सारी चीजें अपन ने डिस्कस यहाँ पे करी है कि विशिष्ट होते हैं जो एंजाइम की सतह पर पाए जाते हैं, जहाँ पर आके अभिकारक जुड़ता है, और जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो उनकी लंबाई होती है वो भिन्न भिन्न होती है, और उनका अमीनो अम्ल का जो क्रम होता है वो भिन्न भिन्न होता है, और एंजाइम होते हैं कोलोइडी प्रकृति होती है, इसलिए क्या होता है, अभिकारक के लिए वर्त क्रिया के लिए वर्त सतह प्राप्त होती है। ठीक है, और क्या होते हैं कि अपन बात करते हैं एपो एंजाइम की जो सतह होती है उस पर क्या होता है, सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, और सक्रिय स्थलों की वजह से क्या होती है, इन सक्रिय स्थलों की वजह से ही क्या हो, इन सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, इन सक्रिय स्थल पर ही जो आधारी अभिकारक आगे वो क्रिया करते हैं। जैसे मैंने बताया सक्रिय स्थल होते हैं किसी भी एपो एंजाइम या बात को उसकी सतह पर पाए जाते हैं।
तो बच्चों ये था एंजाइम की संरचना के बारे में, जो एक क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में डिस्कस किया अपन ने। अब बात करते हैं एंजाइम के विशिष्ट गुण, स्पेसिफिक कैरेक्टर या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। ठीक है, जो अगला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो बात करते हैं एंजाइम के जो विशिष्ट गुण है उनके बारे में बात करते हैं। एंजाइम के विशिष्ट गुण। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइमों के विशिष्ट गुणों की बात करते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। इसमें देखो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंजाइम विशिष्ट गुणों की बात करते हैं, तो एंजाइम विशिष्ट गुणों की बात करते हैं। आपको पता ही है कि सभी एंजाइम जो होते हैं अपने जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन परंतु ये समान रूप से नहीं पाए, इनका जो वितरण होता है समान रूप से नहीं होता है। बात पता है आपको, एंजाइम होते हैं अपने कोशिकाओं में पाए जाते हैं, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन जो इनका वितरण होता है वो एक समान नहीं होता है। ठीक है, सभी एंजाइमों का जो वितरण होता है एक समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपको पता है कि जो श्वसन संबंधी जो एंजाइम होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, तो श्वसन संबंधी जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। श्वसन संबंधी एंजाइम होते हैं वहाँ कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण संबंधी जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण संबंधी जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हरित लवक में पाए जाते हैं। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो इनका वितरण अलग अलग हो गया ना, जैसे श्वसन संबंधी एंजाइम होंगे, ठीक है, श्वसन एंजाइम होंगे वो तो कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण के जो एंजाइम होंगे वो कहाँ? हरित लवक के अंदर पाए जाएंगे। तो मतलब सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो वितरण होता है वो समान रूप से नहीं होता है। ठीक है, इनका वितरण होता है वो अलग अलग होता है, और इनके वहाँ पे क्या होता है? स्पेसिफिक ये कार्य करते हैं, जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर क्या होता है? इनका जो कार्य होता है वो भी क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, वहाँ पर विशिष्ट कार्य करते हैं, उन्हीं अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं, जिस संबंधी ये अभिक्रियाओं को उत्प्रेरण करेंगे। तो इसमें क्या होता है? एंजाइमों को जो उत्प्रेरण की क्षमता को, एक लाइन और है इसमें कि आपको पूछ सकता है क्या एंजाइमों को उत्प्रेरण की क्षमता को नष्ट किए बगैर विशुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर उत्तर आता है हाँ, एंजाइमों को उनकी उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट किए बगैर विशुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। विशुद्ध रूप से मतलब उनको पृथक किया जा सकता है, उनको उनकी उत्प्रेरण क्षमता है, उनकी उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट किए बगैर उनको विशुद्ध रूप से अपन प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी बुक में लाइन दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप पूछ सकते हैं क्या कर सकते हैं, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आ सकता है। तो हाँ, एंजाइमों को उनकी उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट किए बगैर विशुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या होता है, जैसे अपने एंजाइमों को क्या पता किया, उनका जो अभिक्रियाओं को पता चला, तो उससे क्या होता है? उनकी विशिष्टता के कई गुण अपन को पता चलेंगे, जो प्रकृति होती है उनके बारे में कई बातें पता चली। तो 1 बाय 1 अपन के जो विशिष्ट गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विशिष्ट गुणों के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको सारे के सारे विशिष्ट गुण याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है इसमें प्रोटीन की प्रकृति। जो पहला विशिष्ट गुण आता है इनका, तो वो आता है इसके प्रोटीन की प्रकृति।
ये लाइन देखो, अपने बात करी थी कि सबसे परिभाषा में, जैसे मैं वापस आता हूँ, परिभाषा में सबसे पहली लाइन ये है, यदि प्रोटीन की प्रकृति वे कार्बनिक पदार्थ, तो हमेशा याद रखना एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम की जो प्रकृति होती है वो प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने। एंजाइम की बात करें, जो अपन बात करें, सभी एंजाइम जो होते हैं रासायनिक रूप से जो किससे बने होते हैं, अपन जैसे बात करें, जैसे आपको पता हो तो जो JB सुंदर था, नॉर्थरोप था, उन्होंने यही रासायनिक प्रकृति का पता लगाया था कि जो एंजाइम होते हैं रासायनिक प्रकृति से किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और शुद्ध प्रोटीन होते हैं, जैसे पेप्सिन और यूरिया, अपने जो वीडियो लेक्चर था प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा होगा आपने, तो उसमें होते हैं। और क्या होते हैं, इनके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ में क्या होते हैं कि जरूरी नहीं है कि प्रोटीन ही पाया जाए, उसके साथ जो कुछ और नहीं पाया जाता, तो प्रोटीन के साथ में क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी पाए जा सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी पाया जा सकता है, अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है, ठीक है। और भी कई जो कारक होते हैं, समूह हो सकते हैं, दूसरे जो समूह हो सकते हैं, धातु हो सकती है, इस प्रकार के कई और अन्य पदार्थ भी इसमें पाए जा सकते हैं। प्रोटीन के साथ साथ में ये भी हो सकते हैं, ये हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये होलो एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपन होलो एंजाइम की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सभी एंजाइम होते हैं रासायनिक दृष्टि से बात करते हैं, सभी एंजाइम होते हैं रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं। और प्रोटीन की प्रकृति में प्रोटीन के साथ साथ इनके साथ में और भी जैसे कई अपन बात करते हैं, जैसे जो हो सकते हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ के और दूसरे समूह भी हो सकते हैं, धातु भी हो सकते हैं, कुछ और आयन भी हो सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार की भी इनमें पाए जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो अपन बात करते हैं, तो दूसरा जो नेचर आता है वो आता है, इसका दूसरा जो पॉइंट आता है, जो प्रोटीन जो होते हैं कोलोइडल प्रकृति के होते हैं। कोलोइडल नेचर, ठीक है। बात करें कि जो प्रोटीन जो होते हैं कोलोइडल प्रकृति के होते हैं, कोलोइडल प्रकृति आपको पता है, इसमें बताया पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उस प्रकृति होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, और ठोस और जो द्रव के बीच की अवस्था होती है उस प्रकार के पाए जाते हैं, है ना, जेली लाइक होते हैं, तो है ना। और तो प्रोटीन की प्रकृति कोलोइडल प्रकृति से क्या होता है, इनमें जो इसका जो आकार होता है, वर्त होता है, इससे क्या होता है, अभिकारक को क्रिया के लिए एक वर्त जो सत्ता होती है वो प्राप्त होती है। जैसे इनका कार्य जो ये इस प्रकार से कोलोइडल प्रकृति से क्या होता है, इनका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो अभिकारक को क्रिया करने के लिए एक वर्त सत्ता प्राप्त होती है, जिससे क्या होती है, अभिक्रिया होती है, तीव्र गति से प्राप्त होती है, वो कहीं पे झुक जाएगा। और जैसे अपन बात करें तो जैसे मान लो ये एंजाइम है, इस प्रकार से ये इस पर कोलोइडल प्रकृति का हो जाएगा, तो कोलोइडल प्रकृति का हो जाए तो मान लो इसका जो सक्रिय स्थल है, इस प्रकार से ये सक्रिय स्थल है, तो ये एक सतह बड़ी हो जाएगी, फैल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो अभिकारक आएगा वो यहाँ पे जुड़ के और अभिक्रिया को तीव्र गति से संपन्न करवाने में मदद करता है। तो ये जो दूसरी जो अपना पॉइंट आता है कि ये जो एंजाइम होते हैं किस प्रकृति के होते हैं, कोलोइडल, बहुत इंपॉर्टेंट कोलोइडल प्रकृति के होते हैं, जिससे क्या होता है, एक वर्त क्षेत्रफल मिलता है किसको, अभिकारक को, जिससे क्या होती है, अभिक्रिया होती है सुगमता से और तीव्रता से संपन्न हो जाती है। इसके बाद बच्चों तीसरा जो पॉइंट आता है वो इसमें आता है विशिष्टता, ठीक है। और विशिष्टता क्या क्या होती है ये अपन को याद रखना, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी, ठीक है। विशिष्टता की बात करें तो विशिष्टता क्या होती है, कोई भी एंजाइम जो होता है वो एक विशेष जो प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया उसी को उत्प्रेरित करता है। विशिष्टता की बात करें तो विशिष्टता 4 प्रकार की होती है। तो बच्चों ये 4 प्रकार की जो विशिष्टता होती है, पर अगले वाले जो, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अगले वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे और सारे जो पॉइंट है वो डिस्कस करके इसके जो विशिष्ट गुण उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो पढ़ा है बच्चों आपको लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं अभी आपको, और इतना ज़्यादा होमवर्क भी नहीं है, तो सारा होमवर्क आपकी नोटबुक में होना चाहिए। आज का कल था बहुत